और किसी के घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आ जा, मैं बच्चे को जिंदा कर दूंगा। पूरे गांव में हुई, हर घर से भगवान ने उनको सरसों दी, लेकिन भगवान ने उनको ऐसा कहा था कि सरसों उस घर से लाना जो घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई है। सभी लोगों ने सरसों को दी, लेकिन किसी ने बोला मेरी मां की मृत्यु हुई है, किसी ने बोला मेरे भाई की मृत्यु हुई है, किसी ने बोला मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है। एक भी घर उसको ऐसा नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई। वो वापस आई, बच्चे को लेकर उसको अंतिम क्रिया कर गई और उसे खुद सिर मुंडवाकर भिक्षा ले ली, भिक्षुणी की। भगवान बुद्ध ने मनोवैज्ञानिक तरीके से वो किसा गौतमी के कैसा असर डाला। ऐसे महान वैज्ञानिक तथागत गौतम बुद्ध, जिनका धम्मा अगर पूरे देश में फैल जाए तो अभी हम लोगों ने पंचशील जिंदगी ने दिया हमें, अगर पूरे देश में यह बात फैल जाए, पूरे देश के लोग अगर बौद्ध बन गए, अगर पूरे देश के लोग भगवान बुद्ध के धर्म का आचरण करें, तो क्या कोई चोरी करेगा? कोई शराब पिएगा? कोई व्यभिचार करेगा? सामने सुभिक्षाचार वैरवणी शिक्षा पदम समाज अभी अभी आपने बोला, मूसा होदा वैरवणी शिक्षा पदम समाज। अगर ये 5 शील पूरा का पूरा समाज अगर आचरण करता है तो इस देश में न तो अधिवक्ता साहबों की जरूरत पड़ेगी, न तो पुलिस वाले अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, न तो कोर्ट कचहरियों की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ साइंस, साइंस और साइंस, इसी मार्ग पर देश जाएगा और विकसित होगा। वैसे मुझे कहा है पॉलिटिक्स के बारे में मत बोलना, लेकिन साहब एक बात बतानी पड़ेगी। सॉरी आप सबको सॉरी बोलकर मैं एक बात बताऊंगा। वो इसलिए बता रहा हूं साथियों कि बाबा साहब ने 70 साल पहले बोला किसी भी तरीके से हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, 24 बोला। अगर ये लोग फिर से शासन में आ गए तो ये लोग जिनको मानते हैं उस संगठन की, उस मातृ संस्था की 2025 में शताब्दी आ रही है। वो मातृ संस्था की 2025 में 100 साल हो रहे हैं, तो वो लोग 100 साल मिलेंगे। अगर सत्ता में वापस आ गए तो, और जब 100 साल मनाएंगे तब भारत नहीं रहेगा, हिंदुस्तान हो जाएगा। भारत में चुनाव नहीं होंगे, प्रमुखशाही पद्धति आ जाएगी, भारत का संविधान बदला जाएगा। इसीलिए जो बाबा साहब ने कहा था ना 70 साल पहले, किसी भी तरह से मतलब उसका मतलब यही है कि 77 में एक शासक को निकालने के लिए कम्युनिस्ट लोग और मनुवादी लोग साथ बैठ गए, अम्बेडकरवादी लोग भी साथ बैठ गए 77 में। कोई पार्टी को मैं नाम नहीं दूंगा। उसी तरह 2024 में अम्बेडकरवादियों को, कम्युनिस्टों को, ये सभी को साथ में बैठ जाना चाहिए, ये मनुवादियों को हटाने के लिए। अगर ये सभी लोग साथ में अगर नहीं बैठे
तो मनुवादी लोग फिर से 2024 में आ जाएंगे। और साथियों, मैं जो कर रहा था वो 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हुए। साथियों, आप सब लोगों ने मुझे सुना शांति से, इसलिए आप सबका धन्यवाद। मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया, आयोजकों से मैं सॉरी कहता हूं। और मुझे यहाँ पर बुलाकर आप सब लोगों के साथ जो बात करने का मौका दिया, वो दीघा भाई अमीन, विपिन कुमार भारतीय, हसमुख भाई और कमला बहन, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात आप लोगों के बीच फिर मैं रखना चाहता हूं, देश लोगों से मिलकर बनता है। लोग जो सोचेंगे देश का रूप नहीं होगा। लोगों के विचारों में, हमारे दैनिक कर्म में, हमारे सोच आचार विचार में संविधान है। देश संविधान से चलता रहा है और देश संविधान से ही चलेगा। क्या आपको अपने पर भरोसा नहीं है क्या? तो कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह के ऐसे खेल को सोचने की। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, उन मानवीय मूल्यों को पहचानेंगे हम लोग जो तथागत बुद्ध ने बोले हैं, उस रास्ते पर चलेंगे जो संविधान का रास्ता है। और जो लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करता है, विज्ञान को पकड़ेंगे, तो जितने लोग इस रास्ते पर चलेंगे वही देश के निर्माण करता बन जाएंगे। मुझे आप में भरोसा है, आप सब लोगों में मुझे भरोसा है। तो देश संविधान से चलता था, संविधान से चलेगा, आगे भी संविधान से चलता रहेगा। कोई इस तरह की बात सोचने की, डर की जरूरत नहीं है। थैंक यू। धन्यवाद विपिन भाई, इन बात के सामने। देखिए, विषय कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत चीजें विषय के डोमेन में होती हैं, लेकिन हमारे मंच पे जो जितने भी अतिथि हैं वो सब एक दूसरे का ख्याल रखें, सम्मान करें, जरूरी है। और देखिए, बिल्कुल चीजें अचीव करना ज्यादा जरूरी है। चीजें अचीव करने के लिए चीजों को हमें अपनी टाइम में करनी है, बाकी और किसी के बारे में बात करने की शायद जरूरत है नहीं। हम अपनी टाइम में करें, बुद्धिज्म के ऊपर ज्यादा R&D करें, उसके ऊपर बातचीत करें और उस चीज को प्रचार प्रसार करें कि जो हमारी चीजें अच्छी है उसकी बातचीत हम जितनी ज्यादा करेंगे। तो कई बार बुद्धिज्म के बारे में लोगों को नहीं पता है, हमारे लोगों को नहीं पता है क्या परंपरा है, किस टाइम पे क्या करना है, ये हम सबको पता ही नहीं है। तो आप किसी व्यवस्था को रिप्लेस तो तब करेंगे जब आपके पास कोई व्यवस्था हो। तो इसीलिए बेहतर है कि हम अपनी चीजों पर ज्यादा शोध करें, उसको बढ़ाएं, प्रचार प्रसार करें और आगे बढ़ाएं। और बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर एक कमजोर आदमी की निशानी होता है, जो अपनी मेहनत पे, अपने बाजुओं पे, अपनी ताकत पे, अपने विज्ञान पे, साइंस पे, अपने उसके जो उसकी वो है, क्या बोलते हैं, विरासत है, उसके ऊपर जिसको भरोसा होता है वो उसको आगे लेके जाता है और उसको स्थापित करता है और चीजों को जीत लेता है। और हम जीतेंगे। इसी के साथ मैं अभी हमारे अगले वक्ता जो हैं, जो बहुत सम्माननीय हैं, श्री अनिल रतन सर, उनसे अनुरोध करूंगा कि सर आए और कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस और धर्म के ऊपर सर अपनी बात रखें। आपने अपना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए सर। और बाकी सबसे अनुरोध पहले आगे आगे बैठ जाइए जगह पे अपनी और उस चीज को आगे बढ़ाइए। नमो बुद्धाय, जय भीम। मंच पर बैठे हुए सम्माननीय भंते जी, बघेल साहब, गौतम साहब, बालकिशन जी, मीरा कोटवाल जी, विपिन, मैडम मेहरिया, उपस्थित सभी भाई बहनों, जैसा कि आज का विषय है विज्ञान, संविधान और धर्म, तो मैं उसी पे ही केंद्रित रहना चाहूंगा। अभी तक जो भी वक्तागण आए, मैंने सुना सबसे पहले मीना कोटवाल जी ने किस तरह से महिलाओं की जो सिचुएशन स्टोरी से रही है, हिस्टोरिकली रही है, ट्रेडिशनली रही है, उसके बारे में उन्होंने
उसका जिक्र किया जो हकीकत है, और उसके बारे में कुछ करना चाहिए, इसके बारे में हमें, मुझे लगता है कि यहां डिस्कशन करना चाहिए। दूसरी बात, जब हम धर्म की करते हैं तो संविधान ने क्लियरली हर व्यक्ति को ये आजादी दी है कि वो किस धर्म को, किस संप्रदाय को मानना चाहता है। तो हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कि क्या करना है। इवन फैमिली के अंदर भी, जब हम फैमिली में जाते हैं, फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे, क्या एक हस्बैंड वाइफ को फोर्स कर सकता है कि आपको यही रिलीजन मानना है? उसका भी उतना ही राइट है, अपने लेवल पे सोचेगी। तो हमें संविधान के हिसाब से उसको एम्पावर करना है कि वो अपने हित में डिसीजन ले। जितनी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो हम उसको दें, एम्पावर करें एंड लेट हर मेक कंसाइज डिसीजन अबाउट व्हाटएवर शी फील्स। दूसरा, मैं इसमें एक ये कहना चाहूंगा कि विज्ञान, जब हम विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान क्या है? विज्ञान बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग, उसी को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो अगर मैं कोई व्यू किसी के ऊपर थोपता हूं तो वो विज्ञान नहीं है, फिर वो एक आस्था आ जाती है। तो हमें आस्था और एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना होगा। जब हम बात करते हैं, जो विषय था इसमें, इस पे विषय है कि भारत निर्माण, विकसित भारत निर्माण और मानव कल्याण। अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि एक एक व्यक्ति, एक एक बहन, एक एक बच्चा, वो एक क्या विकसित है, वो उसे हम क्यों विकसित नहीं कर पा रहे, वो क्यों नहीं समझ पाता जो हमारे भी वक्तागण बोल रहे हैं। इसके लिए हमें काम करना होगा। गांव के अंदर, शहर के अर्बन एरिया के अंदर, या इवन शहर के अंदर भी उसकी सोच अलग क्यों हो जाती है, जो हम सोच उसको देना चाहते हैं। मैं एक बुद्धिस्ट हूं, ऑफिशियल बुद्धिस्ट हूं, पहले से ही बुद्धिस्ट हूं, इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं। और एक्सपेरिमेंट अपने लोगों को मैं तो ठीक है, दूसरे लोगों में करता हूं कि वो कैसे इसको देखते हैं। हम अपने ग्रुप में कुछ भी कहें, क्या उसका इफेक्ट वो है जो हम देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि हमें उसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो इस मत को नहीं मानता उनके साथ ज्यादा संवाद करने की जरूरत है। भगवान बुद्ध ने भी जब बौद्ध धर्म प्रस्तावित किया तो उन्होंने भी दूसरे धर्म के लोगों के साथ विज्ञान का उपयोग करते हुए, तर्क का उपयोग करते हुए, उस समय उन्होंने धर्म क्या चीज है, कौन सा धर्म सबसे अच्छा मानव के लिए है, आई थिंक वो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सप्लेन किया, वो लोगों को समझाया, लोग समझे, तभी अग्निमाल भी बुद्धिस्ट बना, तभी विशाखा भी उसमें आई, तभी बहुत से राजा महाराजा भी उसमें आए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, या जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, या उसको एम्पावर करना है, या उसको मोटिवेट करना है, उसमें कहीं ना कहीं गैप है। तो यहां धर्म के जानकार बैठे हुए हैं जिन्होंने वर्षों से इसमें काम किया है। बघेल साहब वो यहां बैठे हुए हैं। गौतम साहब को मैं मिला नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है, उनकी स्पीच भी सुनी है। और जैसा भी पहले वक्ता ने बताया कि उनके बारे में कि वो कितने लोगों के प्रति कोऑपरेटिव हैं,
तो मुझे भी पता है कि शायद मैं एक सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ, नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट ग्रुप। तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि उनके पास कोई जगह नहीं मिल रही थी कि कहाँ मीटिंग करें, तो उन्होंने आपके यहाँ कहीं मीटिंग की थी, ऐसा मुझे बताया। सारा अरेंजमेंट, मीटिंग का, नाश्ता वास्ता, वो सब इन्होंने किया। तो इस तरह से मैं जानता हूँ कि हम किस तरह से जो हमारे व्याजबी हम मदद कर सकते हैं वो करनी चाहिए, तो वो हुआ। तो मेरा खुद का ये मानना है, कुछ पॉइंट्स हैं, जब भी मैं बात करता हूं तो मैं कुछ शब्दों के ऊपर ही थोड़ा सा बात करना उचित करता हूं, कि ताकि, क्योंकि मैं सोशलिस्ट नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मैं कोई कम्युनल नहीं हूं, मैं किसी बात पे जड़ बुद्धि वाला नहीं हूं। इसलिए भगवान बुद्ध की तरह से हमारे विचार परिवर्तनशील रहने चाहिए, उसके हिसाब से हमें बात करते रहना चाहिए। जब हमने बाबा साहब ने, हम ये मान के चलते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय ये सारी डिस्कशन हो चुकी होगी। उस समय भी काफी डिस्कशन हुआ था, असेंबली थी, सब संस्थाएं थी। कौन सी संस्था इंडिया को किस रूप में ले जाना चाहती थी, ये सब बात हुई होगी, हुई थी, रिकॉर्ड है। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन को सब फॉलो करेंगे, दिस वाज द कॉमन एग्रीमेंट। तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिलीजन, थ्योरेटिकली हम मान के चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिलीजन। अभी हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं, शायद मैंने अपना लिटरेचर पढ़ा, हम जिनकी बात करते हैं, कबीरदास की, रविदास की, ज्योतिबा फुले की, सावित्रीबाई की, अम्बेडकर की, बुद्ध की, शायद मैंने ज्यादातर वही पढ़ा। दूसरे उतने पढ़े या नहीं पढ़े, ये सोच होती है, ये बायस भी होता है कि मैं जिस पे विश्वास करता हूं शायद मैं वही ज्यादा पढ़ूं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वी शुड लिव, वी शुड को एग्जिस्ट पीसफुली। इसके लिए हमें सब धर्म की, मेरा खुद का धर्म है लेकिन दूसरे धर्म का मैं तिरस्कार नहीं कर सकता, उनकी आस्था है, जो भी करे वो हमें एक मान के चलना पड़ेगा। हमें इंटेलिजेंटली, सिस्टमेटिकली, जिस धर्म को हम नहीं मानते उनके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ शब्द कहे हैं, जिन्होंने कोई सेंटेंस कहे हैं भले के लिए, वो कितना ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होते हैं कि नहीं होते वो तो कोटवाल मैडम बताए, लेकिन उन्होंने शब्द कहे हैं, वर्ड कहे हैं, स्पीच कही है, उसको पकड़ के ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमेटी उसको अमल करवाए। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो सकता है कि किस तरह से हम अपोजिट ग्रुप का, अपोजिट रिलीजन का, अपोजिट फेथ का हम यूज अपने पर्पज के लिए कर सकते हैं। हमारा पर्पज क्या है, विकसित भारत। हमारा पर्पज क्या है, ईच पर्सन शुड बी एम्पावर्ड ऑफ हिज राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो एम्पावर हो जाएगा तो हम क्यों बार बार उसको समझाएं कि विल टेक डिसीजन कि कौन सा होगा। हम जब भी पुरानी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम कुछ पैरेलल पाएंगे, पीरियड्स के अंदर कुछ पैरेलल। जब हम ज्योतिभाई फुले का टाइम लाइन देखते हैं, सावित्रीबाई फुले का टाइम लाइन देखते हैं, उसी समय दयानंद सरस्वती या विवेकानंद का भी टाइम ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें जब हम डिटेल में जाते हैं तो ऑलमोस्ट काफी चीजें ठीक ठाक हैं दोनों की। लेकिन विवेकानंद में क्या है, महिलाओं के लिए भी उन्होंने काम किया, ऐसा कहा है, लेकिन वैदिक धर्म प्लस वैदिक धर्म आ जाता है। जबकि फूले साहब, इनके अंदर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात उस समय तो नहीं था, लेकिन उसमें की बातें करते थे, तो इंडिविजुअल चॉइस हो रिलीजन की, ये बात वो करते थे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ज्योतिबाई फुले साहब ने क्या कहा। उस समय कबीरदास भी थे, रविदास की भी विचारधारा थी, और उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल चॉइस करे कि उसको क्या करना है।
तो ये हमें आज का जो युवा है, आज की जो महिलाएं हैं या आज के जो बुजुर्ग हैं जो एक पैशन पे जी रहे हैं, उनको इस तरह से वो सोच सकते हैं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आर्टिकल्स हैं वो है फंडामेंटल ड्यूटी और ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इनको हम एज ए प्रेशर ग्रुप किस तरह से अमल करवा सकते हैं। जैसे अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मंत्री जी हैं, वो उस अथॉरिटी में हैं कि वो उनको अमल कर दें। जहां अथॉरिटी में नहीं हो तो आप एक प्रेशर ग्रुप बना के उनको अमल करवा सकते हैं। तो बेसिकली हमें सिर्फ यही देखना पड़ेगा कि किस तरह से, एक एग्जाम्पल मैं आपको गुजरात का देता हूं। जैसे आज हम देख रहे हैं कि 2 संस्थाएं इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। गुजरात में करीब 2,40,000 रजिस्टर्ड एनजीओ है एज पर रिकॉर्ड ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफिस। काम अगर आप देखें, स्टैंडर्ड है काम, वही काम है उसमें महिलाओं का, बच्चों का, हर बच्चे को एम्पावर करने का ऑलमोस्ट आता ही है। तो ये जो संस्थाएं हैं, क्या ये संस्थाएं सिर्फ कागज में ही, क्यों नहीं हम इनको थोड़ा सा और इफेक्टिव करके अमल कर सकते। तो ये हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो बुद्धिज्म बौद्ध में जो चीज है वो बहुत अच्छी है और आज के लोगों के लिए बहुत ही साइंटिफिक, इफेक्टिव, यूजफुल है। अब हम कैसे उनको समझा पाए, ये हम सबकी जवाबदारी है, हम सबका इसमें रोल है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस और धर्म। अब एक चीज मैं और कहना चाहूं कि कॉपीराइट, हम सबने सुना है कि कॉपीराइट क्या होता है। अब किसी भी धर्म को आप पकड़िए, वो भी ये कहता है कि हम भी ये करते हैं, हमारे धर्म के अंदर भी ये है जो आपका धर्म बोल सकता है, कई चीजें आती हैं। तो बेसिकली कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ अच्छी चीज हैं जो हम अल्टीमेट अचीव करना चाहते हैं, चाहे बुद्धिज्म से ही। तो अभी ये समन्वय बैठाना पड़ेगा कि किस तरह से उनके साथ डायलॉग करके वहां का क्राउड इस तरफ आ सके और वो थोड़ा थोड़ा सा समझे। 22 प्रतिज्ञा में जल्दी से वो नहीं आए तो नीचे से स्टार्ट करिए, 22वीं पहले स्टार्ट करो, 21वीं, 20वीं, 19वीं, तो रिवर्स ऑर्डर में शायद धीरे धीरे जैसे कंटिन्यू होता है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे टारगेट बना के हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमल करने के लिए वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एज ए ऑफिसर I can work for the upliftment of the constitution. As a minister, as a opposition MLA, as a doctor, as a engineer, as a journalist, शंभू जी को हमने कई बार सुना है, हम तो मिले नहीं है, लेकिन कई बार मैंने आपका देखा है। और उनका एक जो लेटेस्ट मैं अभी जो जिक्र कर रहा था वो वही मैंने सुना 1-8 महीने पहले शायद, कि वो राजस्थान में कहीं दूसरे लोगों के घर में जाके पूछ रहे थे कि तुम ये बताओ, तुम ये दैट इज जर्नलिज्म। वो चीज हमें निकालनी है। जो चीज हमारे लिए सब फेवरेबल है वहां हमारा कोई मतलब नहीं है। जहां आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ के वो चीज निकाल कर रहे हैं कि वो क्या सोचता है उसके माइंड में, कंप्यूटर में, वो चीज क्या है, उससे आपको एक हिंट मिलेगी कि आपका एक्शन प्लान कैसे बनाना है। तो वो एक बहुत जरूरी है कि हमें उनके साथ मिलके भी रहना है, कोएग्जिस्ट भी करना है, और हमारा जो मत है, जो पब्लिक के लिए है, जो इंडिविजुअल के लिए है, वो किस तरह से आगे हो पाए वो करना है। तो जो कॉपीराइट का विषय है, कॉपीराइट का जो झगड़ा है धर्मों का, जो संप्रदायों का, उसमें हम कुछ अच्छा सपोर्ट कर पाए कि हमारा जो रिलीजन है, हमारे जो इसमें एजेंट्स हैं, इस रिलीजन में जैसे पहले बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चीजों को इसमें लिया गया है, तो हम एक आर्गुमेंट दे सकते हैं कि इस तरह से ये अच्छा है। तो इन सभी चीजों के बाद अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस और धर्म बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लिया, और ये एक रिलेवेंट टॉपिक है, करंट टॉपिक है, जिसमें
हम हर आदमी को लेके काम कर सकते हैं, हम किसी दूसरे रिलीजन को भी लेके काम कर सकते हैं। विभिन्न बहुजन समाज के जो अलग अलग फैक्शन हैं, कितने फैक्शन है गुजरात में, तो खासकर जो वाड़े हैं उनके अलग अलग रिलीजन हैं, उनको कैसे इकट्ठा किया जाए। तो एक ही कॉमन चीज है जिसमें वो इकट्ठे हो सकते हैं। अगर आप धर्म की बात करेंगे तो डिवीजन होगा, आप बात करें कि कैसे होंगे तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलीजन, ये मान के चलिए मतलब ये फ्रंट पे, तो बाकी फिर आप अपना ये काम करिए, साइंस को यूज करिए, धर्म को यूज करिए और आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी तरह इस कार्यक्रम के विषय पर, इसके ऑब्जेक्टिव पर पूरा प्रकाश डाला, जो बहुत जरूरी है। वसीम बरेलवी सर का मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है, जो कहते हैं कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ऑब्जेक्टिव के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन कब कहाँ कैसे क्या चीज किस तरह रखनी है, बाबा साहब ने बहुत बखूबी किया, इसीलिए वो सक्सेसफुल हो पाए। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों को सहमत करा पाना, अपनी चीजें पास करा लेना, आप समझ रहे हैं उसके लिए कितनी ज्यादा उस चीज की जरूरत पड़ी होगी कि किस पॉइंट पे कौन सा आर्गुमेंट देना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है। अल्टीमेटली आउटपुट सिस्टम इज आउटपुट ओरिएंटेड, सक्सेस जरूरी है। तो बाबा साहब की बस एक डेमोक्रेसी के ऊपर लाइन है, वो मैं जरूर कोट करूंगा कि डेमोक्रेसी इज नॉट मेयरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज प्राइमरली अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग, ऑफ कंजॉइंड कम्युनिकेटेड एक्सपीरियंस। ये जो अभी प्रसन्न सर ने एग्जाम्पल शेयर किया शंभू सर का, कि शंभू सर गए और जो अपोजिट है उसके बारे में भी बात रखी। हाँ, और अभी मैं विपिन कुमार जी से अनुरोध भी करूंगा कि शंभू कुमार जी दिल्ली से इतना टाइम निकाल कर आए हैं, और मीडिया एक ऐसी चीज जिसके बगैर कोई चीजें, कोई आंदोलन, कुछ भी लोगों तक नहीं पहुंच सकता, सफल नहीं हो सकता। तो उनका स्वागत भंग पट्टिका और एक खुशबू से जरूर करें, क्योंकि शंभू कुमार जी जैसे पत्रकार इस पूरे समाज की आवाज को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और ये इसके बगैर कुछ भी संभव नहीं। हम जानते हैं, जैसे कहा जाता है जनरली चलताऊ लैंग्वेज में, कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप बिना मीडिया के आप सोच रहे हैं कि चीजों को किसी भी तरह से आगे बढ़ा ले जा सकते हैं, ये संभव नहीं है। और शंभू कुमार जी जैसे, मीना कोटवाल जी जैसे ऐसे पत्रकारों की वजह से ये समाज आज थोड़ी बहुत सांसें ले पा रहा है और अपने आप को आगे बढ़ा पा रहा है। उनका बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद। और ये बहुत जरूरी जो काम है, जो अभी तक शायद उस तीव्रता से बात नहीं हो पाया, इसीलिए उनको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। अभी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध कर रहा हूं हमारे कार्यक्रम के स्पेशल गेस्ट श्री राजेंद्र पाल गौतम सर से कि प्लीज सर आए और विषय पर अपनी बात रखें। राजेंद्र पाल गौतम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे उत्साह के साथ स्वागत करना है, ये ढीली ढीली तालियों से मतलब हम बात करते हैं देश को बनाने वाले समाज की ओर ऊर्जा नहीं दिखा रहे, जोरदार तालियों के साथ करना पड़ेगा। करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, पेरियार नारायण गुरु, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाबाई और मान्यवर कांसीराम सहित तमाम समाज के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्षु संघ और मंच पे आसीन आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि नंद कुमार बघेल जी, अनिल प्रथम जी, बालकृष्ण जी, मीना जी, मिसिज हसमुख जी, और आयोजन में दोनों संस्थाओं ने मिलकर एक सुंदर प्रोग्राम किया, तो मैं आपका भी आभारी हूं। सबको क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, विनम्र नमोबुदाय करता हूं। मैं चाहता हूं मुझे बता दिया जाए कितना टाइम बोलना है, बाद में पर्ची ना है।
विनीत जी कितने टाइम बोलना है प्लीज बता दीजिए, बाद में पर्ची मत देना, वो पूरा खत्म कर दूंगा। क्या बोलना है वो भी बोल दीजिए, किससे बोलना है वो भी बोल दीजिए, क्यों बोलना है वो भी बोल दीजिए। आप पर एक दिशा देंगे आपके लिए। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, संविधान, विज्ञान, धम्म, लेकिन अगर तीनों को बारीकी से पढ़े मतलब एक ही निकलता है। विज्ञान लॉजिक देता है, लॉजिक से धम्म बना और धम्म के मिश्रण से संविधान बना। जैसा बालकृष्ण जी कह रहे थे कि हमारे बंगले पर बाबा साहेब की प्रतिमा है, मेरे तो ड्राइंग रूम में बौद्ध विहार भी है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग जिसको मानते हैं वो उनकी तस्वीर लगाते हैं, उनका मंदिर बनाते हैं। हम तथागत बुद्ध को मानते हैं क्योंकि उन्होंने समता, मैत्री, भाईचारा, दया, ममता, करुणा, प्रज्ञाशील समाधि, यानी पूरे दुनिया में जिससे शांति कायम हो सकती है, पूरे दुनिया में जो नफरत पैदा हो गई है, ताकतवर कमजोर को हमला कर रहा है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ऐसे में पूरी दुनिया को अगर कोई बचा सकता है तो वो बुद्ध का धर्म बचा सकता है। अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो कई जगह जिक्र आता है भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भारत सोने की चिड़िया कब थी। भारत सोने की चिड़िया तब थी जब म्यांमार से लेके काबुल कंधार तक बौद्ध में भारत था। तब पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में चाइना नंबर 1 पे था और भारत नंबर 2 पे था। तब भारत बौद्ध में था, तब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। जहां तथागत बुद्ध के धम्म में महिलाओं को भी संघ में शामिल होने का बराबर का सम्मान था, तब भारत सोने की चिड़िया थी। लेकिन जब दुष्मंत सुंग ने राजा ब्रहद्रथ की धोखे से हत्या की और पूरे भारत से 84,000 बौद्ध मठों को तोड़वाया और पूरे देश से ढूंढ कर बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके बौद्ध धर्म को भारत से जड़मूल खत्म करने का प्रयास किया और ऊंच नीच पर आधारित, शोषण पर आधारित व्यवस्था को दोबारा से भारत में लागू किया। उसके बाद से भारत की स्थिति लगातार गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। अब इससे निपटा कैसे जाए? सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है, जब हम धर्म की बात करते हैं, बुद्धिज्म की बात करते हैं, तो हम ज्यादा चर्चा दूसरों के धर्म के बारे में करते हैं। मुझे लगता है हमें अपने धर्म की अच्छाइयों पर चर्चा करनी चाहिए, दूसरे की चर्चा छोड़ देनी चाहिए। अच्छाई से अच्छाई फैलती है, बुराई से बुराई फैलती है। अनिल प्रथम जी की एक बात मेरे दिल को छू गई आज, और मैं तो कम से कम अपने जीवन में इसको लागू करूंगा। जब आप 22 प्रतिज्ञाओं की बात करें तो पहली प्रतिज्ञा से शुरुआत ना करके, मतलब कल की दवाई थोड़ी बाद में दे लो, है ना, पीछे से शुरू करो। और हम क्यों बुद्धिज्म को माने, लोगों को बुद्धिज्म को क्यों मानना चाहिए? पहले तो हमें उस बात पे लोगों को समझाना चाहिए। लोग सच जानते नहीं है, और जब तक लोग सच को जानेंगे नहीं तब तक सच को मानेंगे नहीं।
पिछले दिनों एक पत्रकार महोदय ने मुझसे सवाल किया, बल्कि शंभू जी ने भी किया। इन्होंने कहा तुम इतना खुल के समाज के लिए बोलते हो, मंत्री रहकर बोलते हो, भारत को बौद्धमय करने की बात कर रहे हो, 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने की बात कर रहे हो, इस तरह तुम अपनी सीट को सुरक्षित कैसे रखोगे? मैंने कहा कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो निश्चित तौर पर खत्म हो जाऊंगा। हमारी पहचान धर्म से है, हमारे देश की पहचान बुद्धिज्म से है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। और जो व्यक्ति बोलता नहीं वो वैसे भी मरे के समान है। सच तो बोलना होगा, समाज के हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। सोच के देखो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपना पूरा जीवन लगाकर हजारों साल की गुलामी से हमें मुक्ति न दिलाते। आप सब जानते हो धर्म शास्त्रों में जो व्यवस्था थी, मनुस्मृति में जो व्यवस्था थी, उसमें शूद्रों व अछूतों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी। और धार्मिक बंदिश के साथ साथ व्यापार करने पर बंदिश थी, संपत्ति इकट्ठा करने पर बंदिश थी। और वो बंदिश 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 500 साल नहीं, वो बंदिश लगातार 3500 साल तक रही। बहुत से लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन की बात मत करो, समानता की बात करो। समानता की बात करें, समानता आएगी कैसे? मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें अरबों खरबों रुपया पैदा होता है, या देश के अंदर जितने भी जल जंगल जमीन है, खेती की भूमि है, कोई भी मुझे बता दे क्या कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ था क्या? और अगर मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ था तो चंद लोग उसके मालिक क्यों हैं? क्या उसमें हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? अगर हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा और आरक्षण को खत्म करके समानता की बात करें तो समानता आएगी कैसे? पहले संसाधनों की समानता तो कर लो, आरक्षण तो खुद ही छोड़ देंगे, स्टिग्मा बन गया है। बहुत से लोग कहते हैं रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, वो उदाहरण पूरे देश पे लागू होता है। कोई अगर लॉ करता है, वकालत करना चाहता है लॉ करने के बाद, तो उसको दिल्ली के अंदर दिल्ली बार काउंसिल में अपना को रजिस्टर कराना होता है। कोई एमबीबीएस करता है तो उसे प्रैक्टिस करने के लिए मेडिकल काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। और हर प्रदेश की अपनी अपनी मेडिकल काउंसिल या बार काउंसिल होती है। बार काउंसिल दिल्ली के अंदर 25 सदस्य हैं। 4 साल में एक बार चुनाव होता है। वहां पर रिजर्वेशन नहीं है। भारत का इतिहास गवाह है, आज तक बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अंदर 25 में से एक भी शुल्का जीत के नहीं आ पाया। सोच के देखो, अगर रिजर्वेशन खत्म हो जाए तो क्या हमारा एक भी आदमी जो कहता है मैं अपनी काबिलियत से बना हूं, अरे मंत्री एमपी एमएलए तो छोड़िए, गांव का एक प्रधान कोई ना बनने दे। तो अगर आज मैं मंत्री हूं या दिल्ली में विधायक हूं तो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संदर्भ की बात है। तो मुझे तो जो ताकत मिली है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिली है, उनके बनाए संविधान से मिली है, तो मैं अपने समाज के लिए क्यों ना बोलूं? अगर मैं अपने समाज के दुख दर्द को सदन के अंदर उठा नहीं सकता, अपने लोगों के दुख दर्द पर बोल नहीं सकता, तो मैं समझता हूं ये समाज के साथ गद्दारी होगी। और ऐसी गद्दारी के साथ जीने से मर जाना ज्यादा बेहतर है। जो भी कुछ हुआ
इसमें हमारे कुछ महापुरुषों का बलिदान है, उस बलिदान को हमें याद करना चाहिए। अभी हमने मिशन जय हिंद नेशनल लेवल पर रजिस्टर कराया, बहुत सारे साथियों ने मिलकर चंदा दिया, लगभग 6000 गज जमीन दिल्ली में खरीदी। कुछ लोगों ने पूछा इस पर करना क्या है, इस जमीन का करोगे क्या? तो हमारे सारे साथी बैठे थे, हमने एक चीज तय की है कि हमने परिवर्तन स्थल तो बनाया, माननीय कांसीराम साहब के नाम से, बाबा साहब के नाम से प्रेरणा स्थल भी बनाया, लेकिन जिस तरह आरएसएस में कैडर होता है और परमानेंट कैडर चलता है, हमने कोई कैडर सेंटर नहीं बनाया। हम दिल्ली में कैडर सेंटर बना रहे हैं। उस कैडर सेंटर में एक समय एक साथ कम से कम 100 लोग वहीं पर रहेंगे, वहीं पर उनके खाने दाने की व्यवस्था होगी, वहीं पर उनके सोने की व्यवस्था होगी, और हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों का जो जीवन संघर्ष है हम उसको वहां पढ़ाएंगे। 1 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स करके वहां से उसके बाद समाज के निर्माण के लिए भेजेंगे। एक और सवाल मेरे दिमाग में था, वो भी वहीं से करना है। हमारे शंभू जी कह रहे थे मीडिया के लिए जगह नहीं है, मैंने कहा हम अपने समाज का मीडिया हाउस भी बनाएंगे। और तीसरी चीज, एक चीज और बनाएंगे, वो बहुत जल्दी सब चीज प्रैक्टिकल फ्लोर पे है, मतलब एकदम टाइम से चल रही है, कोई देरी नहीं है। अगर हमारे समाज के लोग मेहनत मशक्कत करके आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, इकोनॉमिस्ट बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, इसका मतलब हमारे लोगों में काबिलियत तो है, काबिलियत की कमी नहीं है, अवसर नहीं मिलता था। और अगर काबिलियत है तो हमें इस सच को भी मान लेना चाहिए कि हमारी जो संख्या है वो संख्या हमारी ताकत बन सकती है। और वो जो काबिलियत हमारे ऑफिसर्स है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब वो देश को चलाने के लिए योजना बना सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, उसको इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, तो क्या अपने समाज के विकास के लिए आर्थिक नीतियां नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बनाएंगे। और अपने समाज की आर्थिक नीतियां बनाकर उसी जगह से एक इकोनॉमिक मॉडल हम लोग तैयार कर रहे हैं। उस इकोनॉमिक मॉडल में अपने हजारों युवाओं को रोजगार भी देंगे अपने दम पर। सरकार के दम पर तो जो होगा वो अलग चीज है, उसमें तमाम तरह की समस्याएं होती है, उसका इंतजार करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, टाइम बहुत कम है। हम अपने दम पर अपने समाज के हजारों युवाओं को रोजगार देने का और एक आर्थिक शक्ति का निर्माण करने का हमने संकल्प किया है। आप पूछो आर्थिक शक्ति कैसे बनेंगे? तो भारत के अंदर जनसंख्या 130 करोड़ है, उस 130 करोड़ में 110 करोड़ बहुजन है। इसका मतलब कम से कम 25 करोड़ परिवार बहुजन है। 25 करोड़ परिवार बहुजन का मतलब है हम बहुत बड़ा कंज्यूमर है, बहुत बड़े कंज्यूमर है हम। इसका मतलब बहुत बड़ी मार्केट है हमें। लोग तो कोई काम खोलते हैं तो मार्केट तलाशते हैं, हमारे पास तो मार्केट तैयार है। सारी योजना का खुलासा क्योंकि समय की सीमा है यहां नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक बात प्रॉमिस कर सकता हूं, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, जीतना जानते हैं। हम हारने वाले लोगों में से नहीं है। जो भी योजना बनाएंगे फुल प्रूफ होगी और सक्सेसफुल होगी। लेकिन आज जो माहौल है, निश्चित तौर पर वो माहौल दर्द पैदा करता है। आए दिन हमारे युवाओं की हत्या होती है, बहनों के साथ बलात्कार होता है, और लगातार हमारे आरक्षण पे, हमारे विकास को रोकने के नए नए तरीके निकाले जाते हैं। पहले तो हजारों साल तक पढ़ने नहीं दिया, व्यापार नहीं करने दिया, और जब पढ़ने लिखने लगे, रिजर्वेशन मिला, नौकरी मिलने लगी, थोड़ी बहुत तरक्की होने लगी, तो दर्द यह हो गया
कि अगर ये गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनकी फैक्ट्री में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे, उनके खेत में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे। लेकिन बाबा साहेब के संविधान की वजह से स्कूल में पढ़ने पर दोबारा रोक लगाना संभव नहीं था, नौकरियों के रास्ते को डायरेक्ट बंद करना संभव नहीं था। लेकिन उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। अब से 40 साल पहले, 45 साल पहले, शायद आप सब लोग सहमत भी होंगे, तो प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या किसान हो, नेता हो या अभिनेता हो, सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। टीचर पक्षपात वहां भी करता था, लेकिन वो सिर्फ इतना करता था, हमारे बच्चों को आगे से उठा के पीछे बिठा दे और अपने बच्चों को आगे बिठा दे। लेकिन जब चौक लेके ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता तो सबको एक जैसा था ना, तो उसमें फिर जिस बच्चे के अंदर प्रतिभा होती थी, दम होता था, जो बच्चा मेहनत करता था, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह महान बन जाता। तो हमारे लोगों को रोकने के लिए अब से लगभग 40 साल पहले धीरे धीरे इन्होंने प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू किए और सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया। हालात ये हो गए, धीरे धीरे सरकारी स्कूलों में टीचरों का अभाव हो गया, पढ़ने का माहौल नहीं रहा। और तो अगर आप सर्वे करोगे तो आप पाके दंग रह जाओगे। देश के अंदर पिछले 20 साल में लाखों स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल लाखों की संख्या में, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में बंद हो गए। इसका डाटा हमारे पास है। क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? देश की जनसंख्या तो बढ़ी है, स्कूल तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन सरकारी स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट खुल रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल में जो मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल है, उसकी फीस, जो अच्छे क्वालिटी के मध्यम दर्जे के हैं, उसकी फीस इतनी ज्यादा है कि एक बच्चे की फीस का खर्चा, वर्दी का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, और पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले सबके बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते हैं, उसके ट्यूशन का खर्चा, सारे खर्चों को जोड़ ले तो एक बच्चे की केवल पढ़ाई पर 8 से 10 हजार रुपया महीना खर्च होता है। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, यानी 2 बच्चे के केवल पढ़ाई के लिए एक परिवार को 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। और हमारे समाज के, बहुजन समाज के 95% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की महीने की इनकम जोड़ ले तो वो 10 से 20 हजार रुपए के बीच है। क्या हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ सकते हैं? कहां पर पढ़ेंगे? सरकारी में। और सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दिया, सरकारी स्कूलों में पढ़ने का माहौल नहीं छोड़ा। अगर आज सर्वे हो जाए, देश में जितने भी IAS, IPS सीनियर डॉक्टर्स, इंजीनियर, जज, वो कौन से स्कूल से पढ़ के आए, तो 99.9% का पता लगेगा कि वो सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए। इसका मतलब सरकारी स्कूल अच्छे होते थे, टीचर क्वालिफाइड है, क्योंकि एग्जाम पास करके आते हैं। जो एग्जाम पास नहीं कर पाते, नौकरी नहीं लगती, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं? इसका मतलब सरकारी स्कूलों में टीचरों को कम किया गया, पढ़ने के माहौल को खत्म किया गया, सिर्फ एक वजह से कि सरकारी स्कूलों से पढ़ के ये दलित जो हजारों साल तक गुलाम रहा, वो पढ़ के अफसर बन के हमारे सामने बैठने लगा है, हमारे सर पे बैठने लगा है। इनको रोकना होगा, और इससे भी वो रुके नहीं। एक तरफ उन्होंने प्राइवेट एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया, जहां लाखों रुपए की फीस है। आज पूरे किसी भी देश में किसी हाईवे पे चले जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज की बाढ़ आ गई है, और वहां साल की फीस लाखों रुपए में हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। तो एक तरफ तो उन्होंने एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया, और दूसरी तरफ उन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी लाके हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया कि किसी को फेल मत करो, 1 से 8वीं तक ऐसे ही पास कर दो। और 9वीं में कानून बना दिया, 9वीं में एग्जाम होगा, जो बच्चा एग्जाम में पास नहीं होगा उसको स्कूल से निकाल दो। तो जिस बच्चे को 1 से 8वीं तक ऐसे ही पास कर दिया, वो छुट्टी की बीमारी की हिंदी में एप्लीकेशन लिखना नहीं जानता, वो बच्चा क्या 9वीं का एग्जाम पास करेगा? वो 9वीं में फेल होगा, उसके बाद बाहर निकाल दोगे तो वो अपना मजदूर बन गया। तो सस्ते मजदूर बनाने की फैक्ट्री में स्कूलों को तब्दील कर दिया एक साजिश के तहत। और दूसरी तरफ हम लोग जो नौकरी में आते थे, 1990 के आसपास से उन्होंने आउटसोर्सिंग शुरू किया।
धीरे धीरे हमारे नौकरियां कम होती चली गई। तो पहले तो नौकरी में जब इंटरव्यू होता था उसमें हमारे लोग इंटरव्यू देते थे तो उनको सेलेक्ट करने की बजाय ये लिखते थे नो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, नो क्वालिफाइड कैंडिडेट अवेलेबल। जब क्वालिफाइड आने लगे फिर लिखने लगे नो एफिशिएंट कैंडिडेट फाउंड अवेलेबल। और जब हम आईएएस में टॉप करने लगे, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर 2 शेड्यूल कास्ट, 1 ओबीसी ने आईएएस में टॉप किया है, तो जब हम टॉप करने लगे इसका मतलब तो मेरिट में भी बहुत ऊपर आ गए। पिछली बार के सीबीएसई में हमारे बच्चे ने 500 में से 500 नंबर लेके आया। पिछली बार जेईई मेन के अंदर 360 में से 360 हमारे बच्चे नंबर लेके आया। इसका मतलब मेरिट में भी जब इनको डिफीट करने लगे तो लेटरल एंट्री लिया है। जब जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्ट बनेगा, वो पहले बनाए 30 की वैकेंसी और निकाल दी और उसमें लिख दिया इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसका मतलब है हमारे लोगों को इन्होंने रोकने का, आगे बढ़ने के रास्ते को बिल्कुल बंद करने का इंतजाम किया है। और हम लोग अगर चुप बैठे रहे और जिस तरह हमारे नेतागण समाज के हक अधिकार जिस सदन के अंदर छीनते हैं उसी सदन के अंदर गुंगे भरे बन के बैठते हैं और तो अपने अधिकार छीनने के फेवर में वोट भी करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। ये समाज के साथ गद्दारी है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ गद्दारी है। उन्होंने तो ये सोच के सारी व्यवस्था की थी हमारे बच्चे पढ़ने के आगे आएंगे, हमारे लोग एमएलए एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे और वहां जाकर समाज के हक और अधिकार की आवाज को उठाएंगे। लेकिन वहां उन्हीं के सामने हमारे खिलाफ सदन के अंदर बिल आते हैं और वो उस बिल के फेवर में वोट करते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात तो हो नहीं सकती। तो मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहूंगा और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब समय आ गया है, हमको एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। आप किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कम से कम एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत इतना तो तय कर लें जहां भी समाज के हक अधिकार की कोई बात आती है उस मुद्दे पर सब लोग बिल्कुल उस तरह से एकजुट हो जाए जैसे 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ हुए थे। और आप किसी भी पार्टी में अपनी पार्टी में रहिए, वहां वफादारी कीजिए और आदमी को अपनी पार्टी के प्रति वफादार होना भी चाहिए। लेकिन जब समाज के हक अधिकार की बात आए तो संसद के अंदर जितनी अलग अलग पार्टी के अपने लोग हैं उन सबको एक स्वर में खड़े होकर आवाज को बुलंद करना चाहिए। इस बात से तो आप सहमत होंगे कि एक तो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनना चाहिए और दूसरा किसी भी राजनीतिक पार्टी में अपने लोग जो सांसद हैं या एमएलए हैं, जो लोग अपने आंखों के सामने अपने हक अधिकार को मरता देखते हैं, आवाज नहीं उठाते, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने का टाइम आ गया है। और अंत में एक निवेदन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी पीछे 14 अक्टूबर को मैं नागपुर दीक्षा भूमि गया, तो जब मैंने दीक्षा भूमि को नमन किया तो अचानक मन में एक सवाल आया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे बौद्धों में भारत बनाऊंगा। 6 दिसंबर 14 अक्टूबर को उन्होंने धम्म दीक्षा ली और इससे पहले कि वो बौद्धों में भारत बनाने का अपना सपना साकार करते, 1 महीना 22 दिन बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तो क्या बाबा साहब को वो सपना भारत को बौद्धों में बनाने का, क्या वो सपना खत्म हो जाना चाहिए? क्या हम इतने सारे बाबा साहब के बच्चे मिलकर भारत को बौद्ध में नहीं बना सकते? तो हमने वहां संकल्प लिया और मन ही मन बाबा साहब को प्रॉमिस किया कि आने वाले 5 साल के अंदर अशोक विजयदशमी 2025 तक भारत में 10 करोड़ लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, अपने बुजुर्गों के धम्म में, बुद्धिज्म के अंदर हम लोग वापस लाने का काम करेंगे। ये हमने संकल्प किया है। बहुत जल्दी उसका पूरी वेबसाइट तैयार होगी, मिशन जयवीर की वेब डिजाइन हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में वो आ जाएगा
उसके बाद उसपे जो लोग बौद्ध धर्म में आना चाहते हैं, जो लोग तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो लोग अपने महापुरुषों की सांस्कृतिक विरासत में उस धरोहर को संजोना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देना। 2025 तक 10 करोड़ नहीं, ये संख्या 20 करोड़ पहुंचेगी। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा, ये करोगे कहां? 10 करोड़ लोग को कहां पे इकट्ठा करोगे? तो मैंने कहा कि जो लोग शादी करने से पहले किसी ब्राह्मण से तिथि दिखवाते हैं और एक ही दिन के अंदर मतलब लाखों शादियां होती हैं, जिन स्थानों पर वो शादियां होती हैं उन्हीं स्थानों पे ये 10 करोड़ से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का काम करेंगे। उसका आयोजन एक जगह से होगा, लेकिन सारी संस्थाएं मिलकर पूरे देश के अंदर इसको आयोजित करेंगे, पूरी दुनिया के अंदर इसका लाइव टेलीकास्ट होगा और मुझे पूरी उम्मीद है ये पूरी तरीके से सफल होगा। आप सबका सहयोग मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत 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 धन्यवाद राजस्थान रतन सर, आपने इतनी खूबी के साथ बखूबी के साथ सारी चीजें कह भी दी और समाज को एकजुट करने का पूरा संदेश दिया, बुद्धिज्म अपनाने का भी संदेश दिया। अभी मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे चीफ गेस्ट नंद कुमार बघेल जी और हमें अपने भंते जी को भी सुनना है, उसके बाद लंच भी है और प्लस हमारे जो म्यूजिकल सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, तो आप लोग कहीं जाए नहीं। इसी के साथ मैं बीता भाई जी के बारे में कहना चाहेंगे। मित्रों, हॉल की नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।